नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी नाम आशीष हाय ग्रुप का आशीष। शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये मौका दिया गया है। यह हुआ टॉपिक फ्रॉम डिपेंडेंसी टू बीइंग इंडिपेंडेंट। काफी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जितना गहराई में जाएंगे उतना हमको हमारी पहचान ख्याल में आती है कि किस तरीके से हम डिपेंडेंट प्राणी है, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। शेयरिंग मेरी कुछ भी आगे बोलने के पहले एक चीज, एक प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी जरा हमारे महाराष्ट्र की है, तो जरा नजरअंदाज करना। आपकी हिंदी से थोड़ा अलग हिंदी रहेंगी, थोड़ा नजरअंदाज करना, तो समझ में आ जाएगा आपको। यह आशा है, ये उम्मीद है मेरे को। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, मेरे जैसे शराबी को मेरी असल में या सच्ची पहचान देती है। ये सच्ची पहचान मेरी जो है वो मुझे, अगर मैं खुद से ईमानदार रहूं और खुले मन की परिस्थिति रखूं, तो मुझे मेरी पहचान मिलती है। विषय से जुड़ी हुई मुझे मेरी पहचान 12-13 साल के बाद मिली। 12-13 साल हो चुके थे, भगवान ने मेरे को शराब से दूर रखा था और मैं तब प्रोग्राम के और सही तौर से मैं मुड़ा। 4th स्टेप के अंदर मुझे जो सबसे पहला विषय से जुड़ी हुई पहचान मुझे मिली वो थी कि मेरे जैसा व्यक्ति लोगों को डोमिनेट बहुत करता है या फिर एक्सट्रीम तौर पे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, निर्भर होके रहता है, और इसी के वजह से उसके संबंध सही तरीके से रहते नहीं है। मुझे मेरी पहचान मिल गई थी ये बात पढ़ के, और ये बात स्पॉन्सर के पास से सुन के। दूसरी जो पहचान मुझे जो मिली वो भी 4th स्टेप में ही, कि मैं एक वो बंदा हूं जो आदमी के शरीर में मैं एक छोटा बच्चा हूं। और छोटे बच्चे कैसे रहते, और इंसानों के ऊपर उन लोग डिपेंडेंट ही रहते ज्यादा करके हर चीज के लिए। मुझे मेरी पहचान वहां पे भी मिली। थर्ड मुझे और मेरी पहचान मिली कि 7th स्टेप में ये कहा गया कि मेरा चारित्र, माय कैरेक्टर बहुत इंप्रेशनेबल है, बहुत प्रभावित है, बहुत इजीली मैं बहक जाता हूँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि रिजिक जी या राजेश जी का पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो उन लोग मुझे बहुत आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर मैं ना समझते हुए, ना चाहते हुए मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। वहां पे भी मुझे पहचान मिली। फिर 6th स्टेप में ये कहा गया है कि जो अभी अपना ये प्रियम्बल पढ़ते हुए उसमें लिखा गया है कि हमारे पुराने विचार, पुराने ख्यालात, हमारी जूनी आदतें, जूनी कल्पनाएं, ओल्ड आइडियाज, जिसके ऊपर निर्भर थी हमारी फॉल्स बिलीफ्स, झूठी मान्यता, इसके भी आदी हो गए हम। ये 6th स्टेप में इस चीज का मेरे को खुलासा मिला, और ये इसका खुलासा मिलने के बाद कि मुझे ख्याल में आया कि मैं क्यों मेरे जूने ही हिसाब से मेरी जिंदगी जी रहा था और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके वजह से हो रहे थे। ये स्टेप्स के जरिए विषय से जुड़ा हुआ मुझे मेरी पहचान मुझे मिल गई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की काफी मीटिंग्स वगैरह करते हुए, काफी मीटिंग्स में ये सुना, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया, लिटरेचर का स्टडी करते हुए ये भी मुझे मेरी खुद की पहचान मिली यहाँ पे कि ये जो हमें डिजीज हुए, डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म, ये डिजीज ऑफ इमोशंस है, हमारे भावनाओं को लगी हुई बीमारी है। और सबसे प्रथम कौन सी भावना, तो अहंकार, ईगो। और ये अहंकार के 2 रूप, प्राइड एंड फियर, गर्व और असुरक्षितपना या डर। और ये डर के वजह से मेरे अंदर का खुद का आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस कम रहने के वजह से मैं लोग, जगह, परिस्थिति और वस्तु, चीज, इसके ऊपर मैं हद से ज्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ। इसे और अगर आगे खींचना है, ये जो इंफॉर्मेशन मुझे शेयरिंग्स के जरिए, लिटरेचर्स के जरिए मिली, तो फॉर एग्जांपल जो आपका पिछले वीक है उसके वीक के पहले आप लोग का टॉपिक कंटिन्यूसली चल रहा था हैप्पीनेस, जहाँ पे गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू अटेंड अ मीटिंग। ये हैप्पीनेस वाला जो चीज है ये मेरे अंदर का चीज है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी, मेरी सोच आम आदमी से उल्टी रहने की वजह से मैं ये हैप्पीनेस, ये खुशी मैं बाहर के दुनिया में ढूंढता हूँ, और इसीलिए मैं बाहर के दुनिया से जुड़ी हुई चीजों के साथ मैं डिपेंडेंट हो जाता हूँ ये हैप्पीनेस मुझे मिलने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे गलत ख्यालात के वजह से मुझे लग रहा था कि पैसा है तो पैसे में हैप्पीनेस से
मुझे जैसा सेक्स चाहिए, जैसा खाना चाहिए, उसमें हैप्पीनेस है, उसमें खुशी है, लेकिन ये सब टेम्पररी है। और ये टेम्पररी रहने की वजह से जो डॉक्टर्स ओपिनियन में कहा गया है कि द अल्कोहलिक इज अ डिससैटिस्फाइड पर्सन, असमाधानी आदमी, कि इसका समाधान नहीं हो सकता है, ये टेम्पररी रहने की वजह से। और ये मेरी डिपेंडेंसी फैक्टर इन चीजों के ऊपर बढ़ते जाती है, क्योंकि मुझे वो खुशी चाहिए। यहाँ पे भी मुझे मेरी पहचान मिली। आखिरी इंफॉर्मेशन और उसके बाद मेरे सब एक्सपीरियंसेस आपके सामने में रखते जाऊंगा कि जब मैं 12-13 साल के बाद प्रोग्राम के और मुड़ा, बिग बुक का स्टडी करने चालू किया, तो सबसे पहले मुझे जो कहा गया था कि डॉक्टर्स ओपिनियन जितना हो सके उतना स्टडी कर, हर एक लफ्ज में, हर एक सेंटेंस में, हर एक पैराग्राफ में खुद का आइडेंटिफिकेशन ढूंढ के ले। तो वहां पे एक पैराग्राफ में जो लिखा है, जो आज अपना ऑनलाइन मीटिंग है उसके वजह से आई कैन हैव द बिग बुक इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई बी रीडिंग फ्रॉम द बिग बुक दोस 4 लाइन्स। जो लिखा है उधर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। This allergic types can never safely use alcohol in any form at all, and once having formed the habit and found they cannot break it, once having lost their self-confidence, their reliance upon things human, I'll repeat, their reliance upon things human, their problems pile up on them and become astonishingly difficult to solve. ये जब 12-13 साल के बाद जब फर्स्ट टाइम मैंने ये डॉक्टर्स ओपिनियन में पढ़ा, मुझे इंस्टेंटली मेरे खुद का आइडेंटिफिकेशन मिल गया। अभी मेरा तजुर्बा, क्योंकि अपना पूरा कार्यक्रम एक्सपीरियंस का कार्यक्रम है, अंडरस्टैंडिंग लेस है, एक्सपीरियंसेस के जरिए मिले हुए अंडरस्टैंडिंग जो आती है उसके हम लोग आगे जाते हैं। तो भैया मैं वो छोटी सी उम्र से शराब पीना चालू किया, एज 13, वहां से शराब पीना चालू किया। By the time I was 15, I had become a full-blown alcoholic. मैं पूरी तरीके से शराबी हो गया था। लेकिन उस टाइम पे at the age of 15 की उम्र में मुझे केवल शाम को ही शराब लग रही थी। धीरे धीरे से वो तो पहले 2 साल तो मजे में गए थे, इच्छा के हिसाब से शराब पीता था मैं, दोस्तों के साथ बैठ के पीता था, पार्टीज में बैठ के पीता था, पिकनिक्स को गए तो पीता था वगैरह, और मजा आती थी। लेकिन 2 साल के बाद डेली शाम को शराब पीने की आदत हो गई। जो शाम को डेली शराब पीने की आदत हो गई, जिस दिन मैं शराब ना पीऊं, उस दिन में 2 चीज मेरे साथ होती थी जो मैं देख सकता था। और वो क्या थी वो 2 चीज? कि एक, खाना सही ढंग से मैं नहीं खा पा रहा था, और दूसरा कि मुझे नींद सही तरीके से नहीं आती थी रात को। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे ख्याल में आया कि अल्कोहल के ऊपर मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ रात के खाने के लिए और रात को नींद आने के लिए। इसी तरीके से 1-2 साल और ऐसे गए, जब मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट टू एंड केवल हटबट्टी यानी देसी दारू ही पिया हूँ। मुझे ये IMFL वगैरह कोई कुछ पसंद ही नहीं आया था स्टार्टिंग से। तो दारू के ठेके पे बैठे हुए एक दिन ऐसे ही भागम भागी की बात हो गई, सब लोग बोले भागो 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 करके, तो मैं भी वहां से दौड़ पड़ा। कुछ तो भी 100-200 मीटर में भागा रहेगा, फिर मैं भाग नहीं पा रहा था। आई कोलैप्स्ड, मैं भाग नहीं पा रहा था। और मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि मैं स्कूल में एथलेटिक्स था, आई हैड रिप्रेजेंटेड द स्कूल इन एथलेटिक्स, और ये क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आया। फिर बाद में ख्याल में आया कि शराब के वजह से मेरा स्टेमिना खत्म हो गया है, और ये शौक बैठने के वजह से मैं डॉक्टर्स लोग के पास मदद लेने के लिए जाना चालू किया। 1 साल ऐसा ही गया डॉक्टर से दवाई लेने का, और फिर भी शराब पीने का, शराब और दवाई का कॉम्बिनेशन करने का, फिर कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो जाने के तो दवाई छोड़ देने का, कभी कभार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने का। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होते टाइम विड्रॉल्स के अंदर ऑब्सेशन आने का, तो मैं शराब पीने के लिए भाग जाने का। शराब बढ़ती गई, शराब जैसे बढ़ती गई, ये स्टैमिना का प्रॉब्लम बढ़ते गया। आखिरी में जो मेरे जो डॉक्टर थे उनके पास में थक के गया और उनको बोला कि कुछ भी करो, मेरे को इसमें से बचाओ, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया है करके। उस टाइम पे कुछ ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस या ये डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म है वगैरह किसी भी चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, ना डॉक्टर्स के पास थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1985। ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, कोई रिहैब्स भी नहीं थी। डॉक्टर ने मेरे सामने एक सजेशन रखा कि अगर तेरे को सच्ची दिल से छोड़ना है तो व्हाई डोंट यू गेट एडमिटेड टू द मेंटल हॉस्पिटल, पुणे मेंटल हॉस्पिटल।
तो मेंटल हॉस्पिटल कैसा रहता है, क्या है क्या नहीं, वो देखने की कल्पना से मैं एडमिट हो गया मेंटल हॉस्पिटल। वहां पे 12-13 दिन के बाद मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स आए थे वहां पे पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम करने के लिए। सब लोग की शेयरिंग्स वगैरह सुनी, काफी आइडेंटिफिकेशन वगैरह मुझे मिला, और मैंने उनको एक सवाल पूछा, और वो सवाल का जो जवाब मिला वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं विद्रोह किया, आई रिबेल्ड, और मैंने लेबल लगा दिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, ये सब बकवास दिख रहा है करके। हालांकि मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये मेंबर्स मेरे घर पे आने लगे और मुझे जबरदस्ती, मेरी इच्छा विरोध, मेरे को मीटिंग्स को लेके जाना चालू किया। 1-1.5 महीना ऐसा ही सिलसिला चला। शराफत के वजह से मैं ना उनको ना भी बोल पा रहा था, मुझे मीटिंग्स में जाने की इच्छा भी नहीं थी, मुझे शराब पीना था। किसी तरीके से 1-1.5 महीना ये चक्कर चलते बैठा। मेंबर्स लोग को ख्याल में आया कि ये ऑनेस्ट नहीं हो रहा, तो उन लोग ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिए। मेरा शराब पीना बढ़ते गया। जो मैं शाम को पी रहा था 7 के बाद, वो धीरे धीरे से टाइम बढ़ गया। 7 को पीने को बैठने का, 9 बजे तक घर पे आ जाने का। अभी 5-5:30 बजे जाना चालू किया मैं ठेके पे। शराब बढ़ती गई। जिस दिन शराब नहीं पिया, जैसे पहले कहा कि खाना नहीं जाने का, नींद नहीं आने की, शराब बढ़ती गई धीरे 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 से। उसी टाइम पे ख्याल में आते गया कि शराब का आदी हो गया हो। दैट वाज द फर्स्ट फैक्टर, कि आदी हो गया हो, कि अभी शराब मुझे हर चीज में लगने लगी है। मजाक करने के लिए शराब लग रही है, पिकनिक को जा रहा हूं तो शराब लग रही है, यानी इतना डिपेंडेंट होने लगा। ये बाद में समझ में आने लगा मेरे को, क्या बिकम डिपेंडेंट दैट मच। खाना खाने के लिए शराब लग रही है, सोने के लिए शराब लग रही है करके। वो 5 बजे से लेके 8-8:30 तक शराब के गुत्ते पे रहना, वो टाइम बढ़ गया। मैं 3 बजे से शराब के गुत्ते पे रहना चालू किया। 5-6 बजे में घर पे आ जाने का, फ्रेश पिश होके 7:30-8 बजे दोबारा जाने का, रात को 10-10:30 बजे आ जाने का। शराब प्रोग्रेसिवली बढ़ती गई। तकलीफें जो शराब से जुड़ी हुई रहती है, द अनमैनेजेबिलिटीज, वो सब बढ़ते गए। घर से बेघर हो गया मैं, बाहर और प्रॉब्लम्स खड़े होने लगे। मेरे शराब पीने के खर्चे के लिए मैं क्राइम लाइफ ज्वाइन कर दिया, तो वो फिर सब चक्कर चालू हो गए, पुलिस स्टेशन, जेल, ये सब चीजों से भागने की इच्छा रहती थी। तो बस शराब ही चाहिए था मेरे को। जो जिसे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाने के, प्रॉब्लम्स में से रिलीफ, राहत अगर मेरे को मिलने वाली है, तो एक ही ख्याल था कि शराब, और शराब पीने के बाद थोड़ी देर के लिए जरा राहत मिल जाने की, थोड़ी देर के बाद फिर से वो प्रॉब्लम्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए, ऐसा लगने का मुझे, और उससे भागने के लिए और शराब पीते रहने का। फिर टाइम आया, अभी फिर मैं रिहैब्स वगैरह भी एडमिट होना चालू हो गया। रिहैब्स का मैं जो जिक्र कर रहा हूँ बार बार, ये बताने के लिए कि शराब से दूर रहने के लिए मैं रिहैब्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। 1986 से 2001, ये 16 साल के अंदर, ये डिपेंडेंसी फैक्टर्स के वजह से मैं 20 रिहैब में एडमिट हो गया, ऑल ओवर इंडिया, राइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई। सब रिहैब्स देख चुका था मैं उस टाइम के, पुणे के तो सब रिहैब्स हो गए थे। ये डिपेंडेंसी फैक्टर, और वो डिपेंडेंसी के वजह से एक फॉल्स बिलीफ कि रिहैब भी मेरे को ठीक कर सकता है। यहाँ पे ये 16 साल के अंदर धीरे धीरे से शराब प्रोग्रेसिवली बढ़ते गए। मुझे कोई मैरिज फंक्शन में जाना है, शराब चाहिए। मुझे लोगों के साथ बात करना है, शराब चाहिए। डैड का बिजनेस था, डैड इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कभी कभार जब मैं घर पे रहने का, डैड उनकी इंडस्ट्री पे लेके जाने की, इंडस्ट्री पे उधर वर्कर्स लोग को फेस करना है, वहां के मैनेजमेंट को फेस करना है, मेरे को शराब लगती थी। डैड मुझे कहते थे कि जा सेल्स के आदमी के साथ जा, जरा सेल्समैनशिप कैसा करते सीख के ले। मैं शराब पी के जाने का। डैड कभी पैसा, कस्टमर से पैसा इकट्ठा करने के लिए मुझे भेजने के, मुझे शराब लगती थी। इस तरीके से वो शराब की डिपेंडेंसी बढ़ते गए। फिर जब डैड घर से बाहर निकल देने के मेरे को, मैं राउंड द क्लॉक शराब के ठेके पे रहना चालू किया। 24 घंटे में से 20-20 घंटा, 18-18 घंटा मैं शराब के ठेके पे रहता था। वक्त ऐसा आ गया जिंदगी में कि शादी को जाओ, मैयत को जाओ, कोई फंक्शन में जाओ, या फिर हालांकि 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स, वो एग्जाम्स देने के लिए मेरे को शराब लग रही थी।
कॉलेज, जूनियर कॉलेज कैसे तो भी मैं अपना वो 10th स्टैंडर्ड में किसी तरीके से तो भी पास हो गया था। तो 11th जूनियर कॉलेज के अंदर होने वाले वो सोशल गैदरिंग्स में सब लड़का लड़की मिलके डांस पिंस कर रहे, उसमें उधर जाके मेरे को डांस करना है, लड़कियों से बात करना है, मेरे को शराब लग रही थी। कोर्ट कचहरी को जाना है, मेरे को शराब लग रही है। डॉक्टर के पास जा रहा है, कुछ मेडिकल तौर पे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, शराब लग रही, शराब पी के ही जा सकता था उधर। ऐसा वक्त आ गया, सुबह उठने के साथ पहला एक बोतल पानी पी लेना। ये मेरे भगवान की दीनगी मेरे ऊपर की स्टार्टिंग से बचपन से ये आदत लग गई थी कि सुबह उठने के साथ 1-2 बोतल पानी पी लेता हूँ मैं, 1-2 लीटर पानी पी लेता हूँ। वो पानी पीने के बाद प्रेशर बढ़ने की वजह से टॉयलेट जाओ, टॉयलेट करके आके मुंह पे पानी मारो कभी कभार, या कभी कभार पानी भी ना मारो, थोड़ा एक डिश भर के चाय पी लो, दांत भी घसो नहीं, कुछ नहीं, सीधा शराब के ठेके पे पहुंच जाओ। अभी मेरे पास स्कूटर थी, कभी कभी वो स्कूटर को किक मारने के लिए भी मेरे अंदर जान नहीं रहने की। तो अगर कोई रहने का सुबह सुबह वॉचमैन या कोई सोसाइटी का आदमी उठा हुआ, उनको रिक्वेस्ट करने का कि भाई गाड़ी को किक मार के दो, गाड़ी को किक मारो, स्टैंड पे से निकल के दो, फिर मैं गाड़ी भगा के लेके जाने का, उतनी भी ताकत नहीं रहने की। वो ताकत आने के लिए मुझे शराब की जरूरत रहने की। उतना ही नहीं, शराब के ठेके पे पहुंचने के बाद कहते हैं मेडिकल साइंस कि ये जो हम लोग पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं कि शराब पीने के बाद आदमी को डबल दिखता है, ट्रिपल दिखता है वगैरह, ये झूठ है करके, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रहा था कि सुबह सुबह में जब शराब के ठेके पे पहुंचने का, दोस्त लोग आवाज वगैरह देने के मेरे को, वो आवाज से मेरे को ख्याल में आने का, उधर ऋषिक बैठे हैं, राजेश बैठे हैं, मुर्तुजा बैठा है, पर उनका चेहरा मुझे दिखने का नहीं। जब तक मैं शराब नहीं पीने का, मुझे चेहरा दिखने का नहीं। यानी मतलब क्या हो गया था, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक शेयरिंग में सुना था 2003 में, और मुझे मेरी वहां पे पहचान मिली थी। टू बिकम नॉर्मल आई रिक्वायर्ड अल्कोहल। नॉर्मल फील करने के लिए मुझे अल्कोहल की जरूरत पड़ रही थी। इतने हद तक शराब के ऊपर डिपेंडेंसी हो गया था मेरा, हर चीज के लिए, हर चीज की। ये जो सब पूरा सिलसिला है, ये इतने हद तक डिपेंडेंट हो जाना शराब के ऊपर, जो डॉक्टर्स ओपिनियन में लिखा है वही चीज स्टेप्स के ऊपर काम करते हुए मुझे धीरे धीरे से ख्याल में आते गए कि बाबा ये क्यों हो रहा था, क्यों इतना डिपेंडेंसी मेरा अल्कोहल के ऊपर बढ़ गया था। कि जैसा अल्कोहल बढ़ते जा रहा था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा था। मेरे जिंदगी में हर चीज की, फिर वो खुशी रहने दो, दुख रहने दो, सुख रहने दो, कोई काम रहने दो, आराम करना है उसके लिए रहने दो, खाना खाना है उसके लिए रहने दो, सेक्स करना है उसके लिए रहने दो, सोना है, कोई भी वजह, मेरे को शराब चाहिए, शराब चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है, बस यूं ही बैठे हैं, अरे यार टाइम पास करने के लिए शराब चाहिए। कोई आ गया, जिस तरीके से मैं आपको बोला कि क्राइम लाइफ में जरा ज्वाइन कर दिया था मैं, कोई दोस्त आके बोलने का, आशीष उधर गेम बजाने का है, वह पहला एक ग्लास पिला। किसका गेम है, क्या गेम है, वो जरा वो शराब पीने के बाद मेरा दिमाग तेजी से दौड़ना चालू करेगा, तब तक मेरा दिमाग चलेगा नहीं। सो टू थिंक ऑल्सो, टू थिंक एंड कॉन्फिडेंटली एंड प्रॉपरली, मुझे शराब की जरूरत थी। इतने हद तक मैं डिपेंडेंट हो गया था। और मजे की बात, ये सब इंफॉर्मेशन, ये जो मेरे एक्सपीरियंसेस आपके सामने रख रहा हूं, ये सब चीज में काउंसलर्स को रिहैब्स में बताने का, या फिर जो भी रिहैब से बाहर निकलने के बाद जो भी वगैरह में ये मीटिंग्स वगैरह करने का, 86 to 2001 में कुछ 100-200 मीटिंग्स किए रहेंगे। लेकिन मेरा प्रॉब्लम कि मुझे रिहैब्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी था, ज्यादा विश्वास था, ये पे कम। तो उन लोग कह रहे थे कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। मेरे अंदर का डिनायल ये मानने को तैयार नहीं था। मेरे अंदर का, मेरे नेचर में, मेरे स्वभाव में जो ब्लेम फैक्टर है, जस्टिफिकेशन देने की मुझे जो आदत हो गई, द सेम ओल्ड डिफीटिंग पैटर्न्स जो 6 स्टेप में कहा है, ब्लेमिंग एंड गिविंग जस्टिफिकेशंस, उसमें मैं फंस गया था। 22 साल इसी तरीके से चले गए, जहाँ पे मेरी डिपेंडेंसी, अभी आगे सुनो तो और ख्याल में आएगा किस तरीके से एक्सट्रीम तौर पे चली गई थी।
एज 13 से मैं शराब पीना चालू किया था। वो उम्र जहाँ पे एक बच्चा एडोलेसेंस से अडल्टहुड में आता है, एक बच्चा आदमी बनता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है, साइकोलॉजी साइकेट्री भी रिहैब के अंदर मेरे सुनने में आया था कि जो क्षण से मैं अल्कोहलिक हो गया, यानी मेरे केस में एज 15 की उम्र से मेरी मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, नैतिक समझ और उसी से जुड़ी हुई दुनिया से व्यवहार करने की समझ कम हो जाती है या बंद हो जाती है। मेरे केस में ये 101% सच हो गया था। व्यवहार, बातचीत करना, समझ के लेना, रिप्लाई देना, जवाब देना, जिम्मेदारी का जवाब देना, ये सब चीजों के लिए मुझे शराब की जरूरत लग रही थी। बहाना बनाना में मास्टर हो गया था, जिस तरीके से हम सब शराबियों की स्टोरी रहती। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ते गया था शराब की वजह से। वो छोटी सी उम्र से पीना चालू किया था, छोटी सी उम्र से मैं घर में चोरी मारी करना चालू किया था। इसका नतीजा ये हो गया था कि मेरे घर वाले मेरे लिए कोई भी नई चीज लाके देते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कपड़े, मैं वो कपड़े तुरंत बेच डालता था। 10 रुपया 20 रुपया में बेच डालता था, क्योंकि देशी गुत्ते पे 5 रुपया 6 रुपये में उस टाइम पे पूरा एक मग्गा मिलने का, यानी एक बॉटल। मैं माँ के साड़ी बीड़ी भी बेचे, इतने हद तक मैं गिर गया था। लेकिन टॉपिक से जुड़ा हुआ कि मेरे कपड़े, एक बच्चा, एक आदमी खुद के कपड़े खुद के चॉइस से बनाता है, मेरे पास वो चॉइस फैक्टर रहा ही नहीं था। उतना ही नहीं तो मेरे इनर गारमेंट्स, अंडरवेयर, बनियन वगैरह, ये भी मेरी माँ, मेरी बहन लाके देते थे। ये भी उन लोग सब लाके देते थे। आदत इतनी सी गिर गई थी, इतने हद तक डिपेंडेंसी हो गई थी कि इधर ड्यूअल पर्सनालिटी का जो कहते जिक्र करते, वो मुझे मेरे लाइफ में क्लियर कट दिखने का कि मैं घर पे जब रहने का तो मेरे रात के कपड़े टॉवल के साथ बाथरूम में रहना चाहिए। तो फिर मैं बाथरूम में जाऊंगा और मेरे कपड़े चेंज करके मैं सो जाऊंगा, नहीं तो मैं वैसे ही कपड़े में सो जाऊंगा। सुबह जब मैं नहाने जा रहा हूँ तो मेरा टॉवल, मेरा अंडरवेयर, मेरा बनियान वगैरह वो भी सब बाथरूम में चाहिए। इतने हद तक डिपेंडेंट हो गया। रिहैब में जब भी मैं एडमिट हो जाने का, मेरे माँ बहन कपड़ा, मेरा कपड़े का बैग, यानी स्टोरी बहुत इनफेमस हो गया था मैं पुणे की रिहैब्स में कि मैं खुद चल के वो चले जाने का रिहैब में, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे पहुंच जाने का। पहले से मेरे माँ बाप का कॉल आ जाने का कि आ जाएंगे आज कल में, मैं वहां पे पहुंच जाने का, मैं एडमिट हो जाने का, रिहैब वाले कॉल कर देने के माँ या बहन को कि आपका भाई आ गया है करके। रात को 8-9 बजे तक मेरी माँ या बहन बैग ला के दे डालने की, 20-25 दिन के बाद डैडी फीस उधर भर डालने की। तो रिहैब जाने के लिए भी बैग मेरे माँ या बहन पैक करके देने की। इतने हद तक सब चीज का डिपेंडेंसी हो गए। पैसे कमाने की अक्कल नहीं, यानी सही तौर से 9 to 5 जॉब करना है, मेहनत करना है, ये कुछ नहीं। साथ ही साथ ये ड्यूअल पर्सनालिटी का जो स्टोरी कि रिहैब के अंदर सब चीज में मेरा एकदम परफेक्ट तौर पे करने, मेरे कपड़े धो के लेना, बर्तन धो के लेना, वहां का साफ सफाई करना, मेरा बेड बनाना वगैरह। तो रिहैब वाले जरा स्टार्टिंग में पजल में होने के, जब मेरी माँ कहने की ये चमचा भी नहीं उठा सकता है, अरे इधर तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा करके, बट एज ए ड्यूअल पर्सनालिटी का प्रॉब्लम करके। पर ये डिपेंडेंसी इन लोग के ऊपर इतने हद तक थी कि 2001 जब गॉड्स ग्रेस में मेरा रॉक बॉटम देखा, 1 अप्रैल में रॉक बॉटम देखा। और रॉक बॉटम भैया ऐसी एक परिस्थिति है जो मेरे तजुर्बे के जरिए अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे बंदा खुद के साथ कठोर तौर पे ईमानदार हो जाता है और वो ऑनेस्टी ही उसको बचाती है। दैट्स द रॉक बॉटम। रॉक बॉटम के साथ ऑनेस्टी आना जरूरी है, उसका वो ईगो डिनाइल टूट जाता है। तो मेरे साथ वो 2001 को वो ऑनेस्टी आ गई और मुझे ख्याल में आया कि जो भी परिस्थिति में हूं मैं, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। फर्स्ट थिंग, कोई ब्लेमिंग फैक्टर नहीं, कोई जस्टिफिकेशन। सेकंड थिंग, रॉक बॉटम का, ये जो भी परिस्थिति में मैं आ गया हूं उसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, ये मुझे ही जो कुछ करना पड़ेगा
इसमें क्या है कि मैं अकेले के जान पे नहीं निकल सकता हूँ इससे बाहर, इसीलिए मुझे किसी से हेल्प लेना पड़ेगा। दैट इज द रॉक बॉटम, 3 फैक्टर्स फॉर मी। और इसके अंदर मेरी जो डिपेंडेंसी जो थी वो किस पे थी? रिहैब सेंटर्स पे। हर एक रिहैब मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दे रहा था, जहाँ पे फ्रीडम था, पर मेरे डिपेंडेंसी फैक्टर्स के वजह से मुझे वो लॉक इन की में रह के दारू से दूर रहने की एक आदत सी हो गई थी। ये डिपेंडेंसी फैक्टर का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जो मैं 12 साल जब शराब से दूर रखा गया, और इसके ऊपर जब मैं चर्चा कर रहा था एक्सपीरियंस मेंबर्स, स्पॉन्सर्स के साथ, लिटरेचर में पढ़ा हुआ वगैरह सब कुछ, आप जैसे मेंबर्स लोग की शेयरिंग सुन रहा था, तो वहां पे एक इंफॉर्मेशन दी गई मुझे कि 2 टाइप्स की डिपेंडेंसी रहती है, एक हेल्दी डिपेंडेंसी, एक अनहेल्दी डिपेंडेंसी, या नेगेटिव डिपेंडेंसी और पॉजिटिव डिपेंडेंसी। मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर ज्यादा करके अनहेल्दी या नेगेटिव डिपेंडेंसी रहती है, जिसके वजह से मेरे आजू बाजू के लोग, यानी मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली, मेरे दोस्त लोग या रिहैब सेंटर्स भी थक जाते थे, जैसे मेरे केस में हो गया था। क्योंकि 2001 1 अप्रैल जब मैं रिहैब के पास मदद मांगा, पुणे के सब रिहैब्स ने दरवाजे बंद कर लिए मेरे लिए, बोले सॉरी, आपको हम इधर एडमिट होने नहीं देंगे, यू आर अ लूजर, इस तरीके से बोल दिया मुझे। मैं बहुत 2001 अप्रैल से 2001 जुलाई बहुत बेकार परिस्थिति मेरी जिंदगी की गई। रोज रात को रोना धोना छोटे बच्चे के जैसा, मैं रोने की वजह से माँ रोना, माँ के रोने की वजह से बहन रोना, बहन के रोने की वजह से बाप आके सब पे ऊपर चिल्लाना, फिर वो उनके बेडरूम में जाके रोना धोना। ये 4 महीने सब चलते बैठा, और फिर आखिरी में माँ बहन ने जरा डैड के ऊपर बहुत प्रेशर डाला, तो एक रिहैब मुझे एडमिट करने के लिए तैयार हो गए। वो रिहैब में मैं एडमिट होने के लिए मुझे मेरे डैड लेके जाने के लिए तैयार हो गए। एक ही शर्त रखी थी कि घर से वो रिहैब जाते टाइम मैं एक बार भी उनको कहूंगा नहीं कि मुझे शराब पी के लेके चलो, कि वो आदत फुल पी के ही जाना है। जस्टिफिकेशन आखिरी का पी रहे यार भैया, जरा दिल खोल के तो पीने दो ना, इसके बाद माँ कसम पींगे ही नहीं। अभी घर वाली ये आदत से परेशान हो गई, तो घर से निकला 10 मिनट के बाद मेरे मुंह से निकल गया, बोला डैड मेरे को शराब लगेंगी। डैड कार रोक दिए, कार का दरवाजा खोला, गेट आउट बोले। और ये टाइम कार में से नहीं, सबके जिंदगी में से गेट आउट हो जाए। मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, डैड कुछ मानने को तैयार नहीं। डैड को कोर्ट में काम था, डैड कोर्ट के पास गाड़ी लाए, मेरे को बोले तू गेट आउट यहाँ से, या तो गाड़ी में चुपचाप बैठ, मैं आने तक मैं 15-20 मिनट में आ जाता हूँ करके। मैं गाड़ी में बैठे रहा, डैड आए वापिस, बहुत रोया मैं, बोला डैड मेरे को छोड़ना है माँ कसम, लेकिन मैं रिहैब में इस तरीके से नहीं जा सकता, मेरे को आखिरी का टाइम पीने दो करके। गुस्से में डैड ने 50 की नोट मेरे मुंह पे फेंकी। मैं जाके शराब पी के आया, और शराब पी के गाड़ी में बैठ गया। मेरे डैड को जैसा भी अपन कोरोना में मास्क पहनते घूमते, उस तरीके से मेरे डैड को उनके मुंह पे रुमाल बांधना पड़ा, कि वो देसी दारू का उतना गंदा बदबू आ रहा था कार में। और डैड ने मुझे एक सवाल पूछा कि इस तरीके से पिए हुए परिस्थिति में तो उधर वो डॉक्टर मैडम के सामने जा रहा, तेरे को शर्म नहीं आ रही? और मैं चौंक गया था, और मैं डैड को बोला कैसी खुदा बात कर रहे आप, वो तो हमारे जैसे शराबियों के साथ रहती है, हमारे जैसे 1000 शराबियों को देखते, तो उनको किधर शरीर का गंदा बदबू आएगा। ये पागलपना, ये डिपेंडेंसी की वजह से दिमाग चलना बंद। आखिरी रिहैब में, वो आखिरी रिहैब था मेरा, वहां पे रहा मैं 3 साल रहा खुद के मर्जी से। और फिर जो डिपेंडेंसी की खतरनाक स्टोरी, शराब से छुड़ी हुई, शराब से दूर रहने वाले की जो स्टोरी रहती है, वो जो रिकवरी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करती है, वो मेरे साथ चालू हो गई। और मजे की बात, बैफलिंग पार्ट है ना डिजीज का, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसा हो रहा है कि क्या मेरे साथ। 3 साल जो रिहैब में रहा, वहां पे धीरे धीरे से रिहैब के सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए बहुत कुछ सीखा, जरा सब तरीके से जरा व्यवहार वगैरह रिहैब के अंदर रहते हुए व्यवहार करने को सीखा। लेकिन बाहर की दुनिया में आम आदमी के साथ बात करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत कम था।
लेकिन ये टाइम तय किया था कि शराब नहीं पीना है करके। वो रिहैब से हमको मीटिंग्स में भेजा जाता था, तो मीटिंग्स में आते आते मैंने एक स्पॉन्सर चुन लिया था, एक ए मेंबर हमारे पुणे के ऑल टाइमर, वो मुझे बहुत हेल्प करने लगे रिकवरी के अंदर। और मैं मेरे हिसाब से जितना मुझे सुनना है उतना मैं सुनने का, और जितना सुनी हुई बात मुझे एक्शन में डालनी है उतना ही डालता था, उनकी पूरी बात भी नहीं सुनता था। रिहैब से बाहर आने के बाद इमीडिएटली जो मेन प्रॉब्लम था मुझे, जो 12-13 साल के बाद समझा, कि फियर ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशंस, जिसके वजह से हर टाइम में जेल या रिहैब से बाहर आके शराब पीता था, वो फियर बहुत एग्रेवेट हो गया। अभी शराब भी नहीं पी, कि रिहैब से डिस्चार्ज 3 साल के बाद लेते टाइम पे जब मैडम ने उनके घर पे बुला के मुझे पूछा था कि तू क्या करने वाला है आशीष, तू ओनली 10th स्टैंडर्ड पास है, 16-18 पुलिस केसेस है, टेक्निकल तौर पे तुझे कुछ नहीं आता है, तेरे फादर ने तेरे को डिसोन किया है, तू बाहर जाके काम धंधा क्या करेंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मैडम, मैं क्या करेंगा वो मुझे नहीं मालूम, पर मैं क्या नहीं करेंगा ये मुझे मालूम। तो मैडम ने पूछा तू क्या नहीं करेंगा, बोले मैं शराब दोबारा नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं शराब दोबारा नहीं पीऊंगा। अभी ये जीरो कॉन्फिडेंस लिया हुआ बंदा रिहैब से बाहर निकला, घर तो जाना नहीं है, किसी में 5 पैसा भी नहीं, जूनी आदत, जूनी सोच, रिक्शा तो ले ली, रिक्शा करके आ गया सिटी में, नक्की किया था दूसरे कोई रिहैब के साथ कि उन लोग मेरे को रखेंगे, उन लोग के साथ एक ही कंडीशन रखा था, मैं आपके उधर एक वो काम करूंगा, लेकिन मुझे रोज मीटिंग्स जाने की आप परमिशन देंगे और वो मीटिंग के लिए आप मेरे को 20 रुपया देंगे। तो उन लोग तैयार हो गए थे। तो रिक्शा वाले को मैंने बिना पैसे दिए हुए उसको रिक्शा वाले को छोड़ के मैं भाग गया था। ये जूनी आदत मेरी, यानी ईमानदारी के कार्य में मैं सबसे पहला काम जो किया वो बेईमानदारी का काम किया। मैं जूनी आदत मेरी, नॉर्मल था मेरे लिए, बहुत नॉर्मल था। वो दूसरे रिहैब में मैं मेल नर्स का काम करना चालू किया। वहां के जो बुजुर्ग लोग थे उन लोग को नहलाना धुलाना, उनके नेल्स काटना, नख काटना, दाढ़ी बीड़ी करना, उन लोग ने टॉयलेट किया हुआ, पेशाब किया हुआ, जो भी गंदगी रहनी वो साफ करना, उनके बेड्स बना, उनको खाना खिला, वॉक के लिए लेके जा। 1 महीना ऐसा करके मैं थक गया। मेरे बहन का फोन आया, इत्तेफाकन मेरे बायोलॉजिकल बर्थडे के टाइम पे फोन आया, उन्होंने मुझे विश करने के लिए फोन किया, तो मैं रो पड़ा। तो बहन पूछी क्या हो गया, मैं बोला यार ये इधर ऐसा इस तरीके से रह रहा मैं। तो बहन बोली तुझे इंडिपेंडेंट होना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुझे इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होके रहना है, बहुत अच्छी बात है, पर जो भगवान ने तुझे तोहफे में दिया है उसको क्यों लात मार रहा है। मतलब मैं समझा नहीं। तो तुझे घर दिया है, अच्छा घर दिया है, 2 बेडरूम वाला घर है, दोनों बेडरूम को एसी है, 2 कार है वगैरह, एकलौता बेटा है, तो इस चीज को क्यों लात मार रहा है। इसको एक प्लेटफॉर्म बना के यूज करके तू इंडिपेंडेंट हो ना, कौन ना बोल रहा। ये आइडिया पसंद आ गई मेरे को और मैं दोबारा घर पे चले गया। अभी घर पे जाने के बाद मैं जो कमिटमेंट किया था आखिरी रिहैब में रहते हुए खुद के साथ, वो जरा वो स्किप हो गया आपको बोलने के लिए, कि वो जेल और रिहैब के अंदर रहते हुए 2 चीज मुझे ख्याल में आए थे मेरे, कि मैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गया हूँ कि जब मैं रिहैब और जेल से बाहर निकलता हूँ वो डिपेंडेंसी के वजह से हर चीज मुझे उनसे मांगनी पड़ती। जैसे रिहैब से बाहर निकलने के बाद जब मैं घर पे जाने का, एक दिन सोबर रहने का समझो, तो मैं शाम को माँ बाप से बोलने का मेरे को बीड़ी के लिए पैसा दो, तो उस पे से झगड़ा हो जाने का। फिर बहन मेरे मुंह पे पैसा फेंकने की, भिखारी बोल के, इस चीज का गुस्सा आने का, और मैं जाके शराब पीने का। जेल से बाहर आने के बाद डैड बोलने के चल काम को चल, हाँ डैड आता हूँ, लेकिन मेरे को बीड़ी काड़ी का पैसा दो, तो वही प्रॉब्लम होने का, भिखारी करके बोलने के, मुझे इसका गुस्सा आने का, मैं जाके पीने का। 15-16 पुलिस केसेस हो गए थे, हर केस में से माँ बाप ने बाहर निकाला था। आखिरी के केस में डैड ने मना कर दिया था कि अभी मैं हेल्प नहीं करूंगा। तभी कुछ 6 महीना में जेल में रहा था, और उस टाइम पे जरा मैं मेरे अंदर का बच्चा बड़ा आदमी बनना चालू किया था, और मुझे ख्याल में आ गया था कि डिपेंडेंसी की वजह से मार खा रहे आपको, अभी खुद होके फाइट करना पड़ेगा। जो इत्तेफाकन में कर सका, कोर्ट के साथ बातचीत करके मैं छूट गया उसमें से। लेकिन वो डिपेंडेंसी का जो एक फैक्टर था वो वहां पे टूटा, यानी परिस्थिति ने मेरे को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया। उसी तरीके से
लास्ट रिहैब में एडमिट होते हुए ख्याल में आ गया था मेरे को, ये रिहैब के बाहर जब निकलते और बीडी कार्ड ही मांगते हैं, उसका लफड़ा होता है, यानी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अपना अपने घर वालों के ऊपर ज्यादा हो गया है। ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तोड़ना बहुत जरूरी है। वो ख्याल में रहते हुए जब आखिरी रिहैब में मैं एडमिट हुआ, 2 महीने के बाद मैडम को मिला मैं, और मैडम को ये मेरा स्टोरी बताया। मैडम बोले फिर करेंगे क्या? बोले एक दरखास्त है आपको, हाथ जोड़ के आप मेरे डैड से फीस लेना बंद कर दो। मैडम बोले फिर तू रहेगा कैसा रिहैब में? फीस नहीं तो फिर मैं तेरे को डिस्चार्ज दे दूंगी। बोला मैडम आप डिस्चार्ज भी मत दो, आप जो भी काम बोलेंगे वो काम करने को मैं तैयार हूं, और मैं जो काम करूंगा अगर उसका आप पैसा देंगे, सैलरी देंगे, तो वो आप आपकी फीस के इसमें जमा कर दो। मैडम को ये आइडिया अच्छा लगा, उन लोग ने, मैडम ने मेरे साथ कमिटमेंट किया, और उस टाइम पे मेरे जैसे रास्ते पे रहने वाले बंदे के लिए वो तगड़ी रकम थी। 27,000 रुपया का कर्जा मेरे पे हो गया था, 27,000 रुपीज, जो मैं एक एक दिन के हिसाब से उधर काम करते हुए वो मैं फेड़ा, तो मैं दे सका उनको। इसके वजह से जरा मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था काम भी करने का। अभी रिहैब से जब बाहर निकला तो एक काम करना है, पैसा कमाना है, माँ बाप के ऊपर फाइनेंशियल तौर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। लेकिन जब बहन बोली इस तरीके से आ जा, तो मैं आ गया, घर पे आ गया, घर पे रहने लगा। मेरे को वापस मिल नर्स का ही जॉब मिला, अभी प्राइवेट तौर पे मिला। एक पेशेंट मिलने का तो 2 घंटा उसके पास जाना है, तो मेरे को 200-300 रुपया मिलने का। ऐसे 3-4 पेशेंट मिल गए तो दिन के 1000-1200 रुपया, मुझे लगा लॉटरी लग गई। लेकिन अभी घूमने जाना आना का जरा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरे सिस्टर ने उनका काइनेटिक होंडा मुझे दिया है यूज करने को। अभी डिपेंडेंसी फैक्टर देखो, सिस्टर का काइनेटिक होंडा, सिस्टर ने एक ही कंडीशन रखी थी कि उनको मैं उनके जॉब पे छोड़ूंगा और उनके जॉब से मैं उनको पिकअप करूंगा, जो मैं करता था। मेरे जैसे शराबी बहुत कपटी रहता है, बहुत बहुत स्लाई रहता है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो सिस्टर मेरे साथ रहनी चाहिए, और पेट्रोल पंप पे मैं गाड़ी ले जाने का, पेट्रोल पंप वाले को बोलने का गाड़ी फुल कर, और मैं कुछ तो भी बहाना करके पेट्रोल पंप के बाहर निकल जाने का। यानी सिस्टर को झक मार के पैसा भरना पड़ता। ऐसा नहीं था कि सिस्टर नहीं समझ पा रही थी, और मैं पैसा भी कमा रहा था, लेकिन ये आदत हो गई कि ये घर वाले का खर्चा है, मेरा नहीं, इट इज नॉट माइन, ये घर वाले को करना है। मैं जो भी कमा रहा, इज माई पॉकेट मनी, इज माई पॉकेट मनी। इतने हद तक डिपेंडेंट हो गया था कि पैसा आते हुए, जॉब से आते हुए भी मेरे घर वाले ही मेरे लिए कपड़े छोड़ो, मेरे अंडर पैंट्स भी उन लोग की खरीद के दे रहे थे। वो जॉब छोड़ दिया मैं मेल नर्स का, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मेरी डिग्निटी के विरुद्ध जा रहा था। 3 साल के अंदर कुछ तो भी सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम आ गया था। मुझे दूसरा जॉब मिला, वो था रेस्टोरेंट और बार में, जहाँ पे शराब चारों ओर बह रही थी। लेकिन वो कमिटमेंट जो खुद के साथ कहते हैं भाई कुछ भी हो जाए शराब नहीं पीना है, वो जॉब भगवान की दुआ से आई वाज एबल टू हैंडल। लेकिन वो जॉब के अंदर सब, अब ये सोचो ना, शराबी हर रोज कुछ ना कुछ झगड़ा होना, जो मेरे लिए नॉर्मल था। लेकिन इधर जो बॉस था वो ए मेंबर ही था, उन्होंने एक ही चीज कहा था, तो कोई कस्टमर को गाली देगा नहीं, तो कोई कस्टमर को मारेगा नहीं। यार मैं बोला इससे तो आपने को बंगड़ी पहना डाले, कस्टमर को मारे सिवाय कैसे समझा सकते करके। वो व्यवहार करना वो सीखा ही नहीं था, किस तरीके से बात करना सीखा ही नहीं। तो जब भी कोई भी कस्टमर के साथ झगड़ा हो जाने का, मैं अनमैनेजेबल होने का, और मैं स्पॉन्सर लिया था। लेकिन मेरे लिए स्पॉन्सर क्या था, अभी इधर डिपेंडेंसी फैक्टर देखो। स्पॉन्सर वो बंदा था जिसके पास मेरे अंदर का छोटा बच्चा डैडी 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 करके भाग के जाने का, और बोलने का डैडी ये प्रॉब्लम हो गया, राजेश भैया ऐसा ऐसा मेरे को गाली दिया, मेरे को समझ रहा नहीं उसको कैसा हैंडल करूं। तो फिर वो डैडी समझाने कि राजेश भैया को ऐसा ऐसा बोलो, और मैं जाके फिर अगले टाइम राजेश भैया जब दोबारा रेस्टोरेंट पे आने के, मैं राजेश भैया के साथ वैसा व्यवहार करने का, यानी सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस। मेरा ग्रोथ हो रहा था कि इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल जीरो। कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, अभी बिना शराब, अभी शराब नहीं है, मेरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गया, स्पॉन्सर। बस हर टाइम डैडी मम्मी स्टोरी, डैडी मम्मी स्टोरी, स्पॉन्सर नहीं तो स्पॉन्सर की वाइफ। या ऐसा हो गया, मेरे माँ बाप ऐसा बोले, मेरी बहन ऐसा बोली, रेस्टोरेंट पे ऐसा कस्टमर बोला, एक के मीटिंग्स में वो मुर्तुजा ऐसा बोला, वो रिजिक ने ऐसा व्यवहार किया, ये सारे सब स्टूपिड पीपल है, इडियट्स, दे कांट अंडरस्टैंड। बस ये सब बच्चे चाले मेरे चालू थे, एंड आई वाज इन मासिव डिनायल।
बार बार स्पॉन्सर के वाइफ मेरे को कह रहे थे ग्रो अप, फेस द वर्ल्ड, फेस द वर्ल्ड. आई कुडंट, आई वाज नॉट विलिंग, तैयारी नहीं थी. आई वाज नॉट ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ. बस आदत सी गिर गई थी ना. प्रॉब्लम हुआ जिस तरीके से, पीने के टाइम पे प्रॉब्लम हो गया, लीगल प्रॉब्लम हो गया, तो एटीएम कौन है? डैड. पैसा निकालेगा या वकील लोग को पैसा देंगे खर्चा करने के लिए और मेरे को जेल से बाहर निकालेंगे. रिहैब में एडमिट होने का है, किसको पकड़ने का? कौन है? एटीएम, मॉम एंड सिस्टर, उन लोग करेंगे. शराब के लिए पैसा चाहिए तो भाई मेरा क्राइम लाइफ है. डिपेंडेंसी इस तरीके से हर चीज. तो उसी तरीके से अभी शराब से दूर रह गए, डिपेंडेंसी फैक्टर पे मैं काम ही नहीं कर रहे हैं. इट वाज जस्ट स्पॉन्सर. 12 साल में स्पॉन्सर का रिकवरी प्रैक्टिस की. स्पॉन्सर जैसा शेयरिंग करने का सेम, आई वुड पैरेट दैट शेयरिंग. सब लोग को ख्याल में आने का मेरा शेयरिंग सुन के कि इसका स्पॉन्सर कौन. एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट. अरे पहचान देना तो क्या, इतने बड़े आदमी का मैं स्पॉन्सर हूं, समझा क्या? आई वाज अंडर दैट डिल्यूजन, आई वाज अंडर दैट डिल्यूजन. शादी हो गया, लव मैरिज हुआ, बच्चा हुआ, अभी वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स होना चालू हो गए, तो स्पॉन्सर के पास भाग के जाने का और स्पॉन्सर को डिटेल में बताने का, ऐसा ऐसा हो गया. वाइफ यूज्ड टू गेट शॉक्ड. वाइफ बोलने की क्या, आई हैव मैरिड यू, आई हैव मैरिड द स्पॉन्सर. स्पॉन्सर तेरे को सोल्यूशन दे रहा है और वो सोल्यूशन तू लाके मेरे साथ कर रहा है. आई वांट यू, आई डोंट वांट द स्पॉन्सर. और मेरे को ये समझने का, उल्टा और में भड़कने का वाइफ के ऊपर. You're not liking the solution. You will not understand the solution. This is a spiritual solution. We are on a spiritual program. ये high, ये dry drunkenness का insanity. ये doing the same things again and again, expecting a different result. 6 step, the same self-defeating patterns. I was dependent. Extreme तौर पे dependent. और इधर 12 साल जो भगवान ने शराब से दूर रखा था, उधर उसका प्राइड, पैसा आने लगा था. ये 12 साल के अंदर गॉड्स ग्रेस 2 4 व्हीलर हो गए मेरे पास, 3 2 व्हीलर्स हो गए. अलग घर ले लिया, खुद का है ना, भाड़े का, पर अलग घर हो गया ना मेरा, रस्ते पे रहने वाला, अलग घर, बीवी बच्चे, हाई फाई सोसाइटी, प्राइड उधर, ड्यूअल पर्सनैलिटी. घर वाले को डोमिनेट करने का, ए मेंबर्स को डोमिनेट करने का, जहाँ पे काम कर रहा उधर डोमिनेट करने का. प्रॉब्लम आया कि छोटे बच्चे के जैसा दौड़ते दौड़ते स्पॉन्सर के वाइफ के पास जाके डैडी मम्मी स्टोरी, या राजेश भैया, रिजिक भैया जैसे के एक्सपीरियंस मेंबर्स के पास जाके, अंकल मेरे को बचाओ, अंकल मेरे को बचाओ. मेरे इनसिक्योरिटीज, जीरो कॉन्फिडेंस विच आई वाज डिनाइंग, मेरा लेजीनेस, ये सब चीज मेरा डिपेंडेंसी फैक्टर बढ़ा रहा था. आई वॉज नॉट रेडी टू स्टडी द लिटरेचर एंड वर्क द स्टेप्स. जहां से ये डिपेंडेंसी फैक्टर से निकल के मैं ट्रू तौर पे फ्रीडम या इंडिपेंडेंस मुझे मिल सके. लेकिन 12 साल के बाद वो रॉक बॉटम दूसरा आया. मेरे जिंदगी का तजुर्बा है भाई कि कायनात जो है ना, ये यूनिवर्स, सच्चे दिल से मांगी हुई कोई भी चाहत ना कायनात पूरी करती है. जिस तरीके से 2001 1 अप्रैल सच्चे दिल से मांगी हुई चाहत कि मेरे को शराब से दूर कर, कायनात एक हो गई. 2012 वही रॉक बॉटम, वही कायनात से वही दुआ कि भाई जिंदगी जीना सीखा मेरे को यार. मैं ना मरना चाहता हूं, ना मैं दारू पीना चाहता हूं, ना मैं पागल होना चाहता हूं. हटके मारे कार्यक्रम पे आया, पढ़ते गया सब चीज, स्पॉन्सर, स्टेप्स लेना चालू किया. जो भी पढ़ते गया कि क्यों मेरा लाइफ अनमैनेजेबल. ये डिपेंडेंसी फैक्टर्स के वजह से सबसे घातक, सबसे खतरनाक चीज मेरे लाइफ में आ रही है, जो मेरा इंसैनिटी है और मेरे को मारती है, और वो है एक्सपेक्टेशंस. मैं मेरे वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट हूं, सो माय एक्सपेक्टेशंस पाइल अप. मैं ये प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट हूं इन अ नेगेटिव वे, माय एक्सपेक्टेशंस पाइल अप. मैं स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंडेंट हूं इन अ नेगेटिव वे, माय एक्सपेक्टेशंस पाइल अप. और इसलिए मैं अनमैनेजेबल हो रहा हूं. रेस्टोरेशन टू सैनिटी. व्हाट सैनिटी? कौन से सैनिटी की बात कर रहे हैं? द विजडम. एंड द विजडम, क्या विजडम? कि भाई डिपेंडेंसी तो जाने वाली नहीं, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव डिपेंडेंसी.
What is the difference? Negative dependency, positive dependency. What is the difference? Negative dependency में I'm just asking for things. मुझे बचाओ, मेरा ये करो, मेरा वो करो, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को कपड़ा चाहिए, मेरे को आम चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को सेक्स चाहिए. What is positive dependency? I give and I take. I give and I take. I give and I take. Both are dependent on each other. The word is interdependency. ये इंटरडिपेंडेंसी में जैसा जैसा थर्ड स्टेप में कहा गया है कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया, ब्यूटीफुल. वो जिस दिन पढ़ा मैं 12/12 में मुझे ख्याल में आया है क्या प्रॉब्लम हो रहा है. फोर्थ में जब देखा मेरा ये प्रॉब्लम है, सिक्स्थ में देखा मेरा ये प्रॉब्लम है, सेवेंथ में देखा मेरा ये प्रॉब्लम, एथ में मैं जब एमएनस का जब लिस्ट बनाया कि माँ बाप के साथ क्या क्या तकलीफ के, बोले यार डिपेंडेंसी की वजह से कितना हद तक इन लोग की मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल तौर पे मैंने छिंदिया उड़ा दी. उसी तरीके से वाइफ से किया तो यस एक्सट्रीम पर्सनैलिटी. तो धीरे धीरे से स्टेप्स के जरिए से ख्याल में आते गए कि क्या प्रॉब्लम है. वो जो इंसानिटी था 12 साल का, वो ढाई ड्रंक स्टेज का, ये जिस तरीके से पैसा आते गया, इज्जत, सो कॉल्ड खुशी पैसे से मिलती है, जो वो शान शौकत, वो शराफत, वो अच्छे कपड़े पहनना, वो साला बाटा का वो बाथरूम स्लीपर 49 रुपीज 50 पैसा, वो कितना साल पहन के मैं घुमा हूं, और वहां से डायरेक्ट जंप लेना, 6,000 8,000 का जूता पहनना, और साला में तो सांप बन गए. वो इंसानिटी जिसका मेन प्रॉब्लम था वो सेकंड स्टेप में कि माय फैंसाइड सेल्फ रिलायंस, मेरी काल्पनिक आत्मनिर्भरता, वो जब फेल होने की उस टाइम पे मैं डैडी मम्मी स्टोरी करके भागने का, और वो जैसी मेरी वो सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता काल्पनिक वो फेल होने की उत्तेज एक्सट्रीम तौर पे मेरा ये डिपेंडेंसी रहने का. तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस, restoration to sanity, that wisdom उधर स्टार्ट हुआ कि यार I better start working the program. मेरे decision to turn over my will, first thing is will, the will to be dependent on other people, places, situations and things. On this ये एक्सट्रीम तौर पे लाइफ की तो बात बाद में है, वो थर्ड स्टेप का सेकंड पार्ट जो है मेरे डिसीजन टू टर्न ओवर माय लाइफ, वो तो बाकी के स्टेप्स काम करने के बाद ही मेरे को समझता है कि किस तरीके से मेरा लाइफ दे दो. पर स्टार्टिंग में माय विल, ये डिपेंडेंट होने का जो है, गॉड कुछ तो भी करो, सिंसियर प्रेयर, पूरी कायनात एक हो गई वापस, पूरी कायनात एक. स्पॉन्सर तो मजबूत थे. मुझे होम ग्रुप का मीटिंग छोड़ के किसी और ग्रुप का मीटिंग करने के लिए मैं डर जाता था. फियर ऑफ पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस, मैं डर जाता था. फियर ऑफ फाइनेंस वगैरह जो सब कुछ है, वो प्रोमिसेस जो अपने 9 स्टेप के बाद ख्याल में आता है, वो सब बढ़ गया था मेरा 12 इयर्स के बाद. और फिर भी वो फैंसाइड सेल्फ सफिशिएंसी की वजह से आई वाज इन डिनाइल. तो प्रोग्राम क्या भी प्रोग्राम करना है तो 12 साल के बाद सबसे पहला जो ख्याल में आया मेरे को कि आई एम अ न्यू कमर, मुझे जीरो से मीटिंग चालू करना है. ये 12 साल से आया हुआ जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्राइड, वो बाजू पे रखना है, ये बाजू पे रखना है. आई एम अ गॉड, आई एम न्यू कमर, फिनिश्ड, पीरियड. सिंपल था ऐसा. और फर्स्ट सजेशन जो न्यू कमर को था 90 days 90 मीटिंग्स. तो जिस तरीके से 2003 रिहैब से बाहर निकलने के बाद पहले मीटिंग को जाने के लिए जो फट गई थी मेरी मान झुकी हुई थी, शर्म के मारे, इनसिक्योरिटी के मारे मैं कोई मेंबर्स के साथ नजर नहीं मिला रहा था, उसी तरीके से 12 साल के बाद जब कोई दूसरे ग्रुप का मैं मीटिंग किया, मेरी वही परिस्थिति. एंड आई वाज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एट दैट टाइम. क्या I am 47 years old and I'm getting scared to do a meeting where there are other alcoholics like me. How can God help me over here? I mean, when I am only not helping myself, helpless, hopeless. I require Murtuja, I require Rajesh to take me to another group.
At the age of 47, I become a father. बाप बन गए ले, मेरे को दूसरा कोई बंदा लगता है और मैं बहाना बनाता, अरे राजेश सर यार आपके साथ जाने को मीटिंग में मजा आता, अरे मुर्तू यू एंड आई चाइल्डहुड फ्रेंड्स यार, चलना जरा आते टाइम खाना पीना खाएंगे किधर, तो क्या गाजर खिला रहा, व्हाई कांट आई बी ऑनेस्ट। तो खुद के जान पे अकेले पे वो मीटिंग्स वगैरह करना चालू किया, धीरे धीरे से वो प्रॉब्लम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल टू टेक मी फॉर मीटिंग्स कम हो गया, खत्म हो गया। आज बाय गॉड्स ग्रेस आज कहाँ पे भी अकेले के तौर पे मीटिंग कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। दैट फर्स्ट स्टेप वाज टेकन। जो दूसरा जो प्रॉब्लम था, जो सिक्स्थ और थर्ड स्टेप में जो कहा गया है विल लाइफ वगैरह का, कि वो डिपेंडेंट हो गया था ऑन माय ओल्ड आइडियाज, फॉल्स बिलीफ्स। एंड व्हाट वाज दैट, कि वो रिएक्टिव नेचर हो गया था मेरा, खुद की ही चलाना, माई सेल्फ विल रनिंग राइट, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट, आदत सी हो गई थी, आदत सी हो गई थी। रिजिक भैया के जैसे एक बंदा आया, एक मीटिंग में शेयरिंग किया और शेयरिंग करते हुए एक स्लोगन बोल दिया जहाँ पे मुझे मेरा आइडेंटिफिकेशन मिल गया, और वो शेयरिंग क्या था, इट्स माय बेस्ट थिंकिंग व्हिच हैज गॉट मी इनटू दिस फोर वॉल्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। बोला उसके माँ का क्या तमाचा मारा यार ये रिजिक भैया ने अपने को। I swear it's my best thinking that has got me into these four walls of Alcoholics Anonymous. So my best thinking has to stop because my thinking is stinking. 7 step के हिसाब से कि God's way of life, वो हिसाब से फिर जब मैं जिंदगी जीना चालू किया, धीरे धीरे से स्टेप्स एक्शन में डालते गए। ये जो हर चीज के ऊपर डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट ऑन मनी, फूड, सेक्स, थिंग्स, जिससे मुझे हैप्पीनेस मिले, वहां से निकलते गया। मुझे हैप्पीनेस का एक नया मतलब मिला, इन गिविंग आई रिसीव, वो समझ में आते गए, तो जरा जिंदगी बेहतर होती गई। स्पॉन्सर के साथ हमेशा गिव गिव गिव, स्पॉन्सर से मांगते रहता था, नहीं अभी स्पॉन्सर को पूछते हुए क्या, वेयर डू यू वांट टू गो फॉर अ मीटिंग मैन, डू यू वांट टू गो देयर, चल आई विल टेक यू, टेल मी समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, बोलो कुछ तो भी बोलो। स्पॉन्सर रहता है, उसको ख्याल में आया कि क्या है क्या नहीं, तो स्टार्टेड डूइंग दैट सेम थिंग्स, मेकिंग अमेंड्स विद माय पेरेंट्स, व्हाट कैन आई गिव यू टुडे, क्या दे सकता है, तो पीस ऑफ माइंड। दे डोंट वांट क्लोथ्स, दे डोंट वांट मनी, पैसा नहीं मांगता, ये नहीं मांगता, वो नहीं मांगता, दे जस्ट वांट मी टू सिट ओवर देयर एंड लिसन। वो सब करते हुए वो धीरे धीरे से मेरा लाइफस्टाइल चेंज होते गया, माय माइंडसेट स्टार्टेड चेंजिंग, और मेरा डिपेंडेंसी ऑन गॉड, ऑन द प्रोग्राम, वो इस तरीके से हेल्दी तौर पे होते गए। बिकॉज आई वाज जस्ट, मैं केवल प्रोग्राम से नहीं ले रहा था, मैं कुछ प्रोग्राम को देने को भी सीखा। और वो किस तरीके से, भाई मीटिंग्स चेयर करने को सीखा मैं, मीटिंग्स के अंदर चाय बांटने को सीखा, मीटिंग्स में चेयर्स लगाने को सीखा मैं, मीटिंग में साफ सफाई करने को सीखा मैं, एल्काथॉन्स में काम करने को सीखा। गॉड्स ग्रेस मेरे को लोग स्पीकर के तौर पे बुलाते गए, which was an indirect 12 step passing the message story, जहाँ पे जैसे जिस तरीके से जयपुर ग्रुप ने मुझे ट्रस्टेड सर्वेंट का रोल दिया है, they are trusting me to give justice to this topic। ये मेरे खुद के शान शौकत के लिए नहीं है, ये गॉड ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया है। आई एम अ ट्रस्टेड सर्वेंट ऑफ जयपुर अल्कोहलिक्स एनोनिमस, which is God's biggest grace on me। ये इस तरीके से जो सब माइंडसेट चेंज होते गए, उस तरीके से करते गए, वो धीरे धीरे से फ्रीडम, इंडिपेंडेंस आते गए मेरे लाइफ में। ओल्ड हैबिट्स, फॉल्स बिलीव्स, उससे दूर हुआ, न्यू हैबिट्स आते गए धीरे धीरे से। जो ऑलरेडी मैं जेल रिहैब के अंदर सीखा था, बाथरूम धोना, खुद के कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब होते गए लाइफ में। वो लेके आया अभी घर पे आके, अगर मैं मीटिंग के अंदर लोगों को चाय बांट रहा हूँ तो घर में भी मैं चाय बांट सकता। घर में मेरे बीवी के साथ मेरा झगड़ा हमेशा चाय और खाने पे से हो रहा था, मैं चाय बनाने को सीख तो गया था, लेकिन घर में बनाना चालू किया, खुद के कपड़े ये करना वगैरह। हाइट ऑफ डिपेंडेंसी क्या थी मेरी, वो एक एग्जांपल देने को आपको भूल गया। प्लीज टेल मी इफ आई एम क्रॉसिंग द टाइम, कि एट द एज ऑफ 39-40, जब मेरे सिस्टर ने मेरे को एक दिन कहा कि भाई अभी तू पैसा कमाना चालू किया है, खुद के कपड़े तू खरीदा दे, तो मैं बोला ओके।
और थोड़े दिन के अंदर मेरे को ख्याल में आया मेरे अंडरवेयर फट गए, अभी मेरे को जाके अंडरवेयर लाना है। आशीष भाई 5 minutes more. ओके थैंक यू। और To मुझे wind up. मालूम नहीं था कि अंडरवेयर कहाँ से लाते और क्या बोलते। I had to take my counselor's help to buy underwear. इतने हद तक मेरा डिपेंडेंसी था। आज ये प्रोग्राम के जरिए वो इनसिक्योरिटीज कम हो गई ले। आज डिपेंडेंसी ऑन गॉड, अ हेल्दी वे। आई प्रे, आई मेडिटेट, I ask him, I listen to him. I talk with my sponsor, I ask him, I listen to him. I also tell him something sometimes. तो ये इंडिपेंडेंस मेरे जैसे, लास्ट 3 minutes that I'll take, मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए from being dependent to becoming independent, ये becoming independent also यार मेरे लिए बहुत खतरनाक है. I have to realize that I'm an interdependent person. These people are also dependent on me, I'm also dependent on them. अभी नो लॉन्गर वो जो भी अभी तक जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने रखा वो कुछ नहीं है which is God's grace on me. I was dependent on people driving me. मेरे पास 2 टू व्हीलर। आशीष भाई आपका म्यूट हो गया है माइक। अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है। I learned at the age of 8 to drive a car. धीरे धीरे से स्पॉन्सर के ऊपर का डिपेंडेंसी कम हो गया। हाउ? प्रोग्राम पे काम किया, गॉड्स ग्रेस में खुद स्पॉन्सर हो गया, मैं खुद स्पॉन्सर हो गया। ये हेल्दी डिपेंडेंस चालू हो गया अभी। गिव एंड टेक इज नॉट वन साइडेड, इट्स बोथ साइडेड। तो धीरे धीरे से ये प्रोग्राम जो थर्ड स्टेप में जो कहा है कि that door opens slowly, we can close it back only by using self will. तो नहीं, अभी God's will हर जगह। Yes, जहाँ पे प्रोफेशनल तौर पे हेल्प लगती है, there you are dependent on lawyers, on accountants, on doctors and all that. That's a different story. अभी मेरे हैप्पीनेस के लिए I'm not dependent on anyone. I've learned the A way of happiness. I'm not dependent on money for anyone. अभी खुद स्टडी करता हूँ प्रोग्राम का, खुद स्टेप्स के ऊपर काम करता हूँ, जस्ट करेक्टिंग माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ माई स्पॉन्सर और एक्सपीरियंस मेंबर्स बाय शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद देम एंड दे करेक्ट। आई एम नो लॉन्गर अ नॉट लिसनिंग मेंबर, व्हिच इज गॉड्स बिगेस्ट ग्रेस ऑन। आई एम अ विलिंग पर्सन एंड द फर्स्ट थिंग ऑफ विलिंगनेस इज टू लिसन। ये सब चीजों से मेरे डिपेंडेंसी फैक्टर बहुत कम हो गया है। इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल, ये सब समझ के लेने के लिए द प्रोग्राम हेल्प्स यू सॉर्ट योरसेल्फ आउट करके। जिस तरीके से हो सका, जितना मैं न्याय दे सका आपने दिए हुए सब्जेक्ट को, तो जितना गहराई में जाए उतना वो ये है। पर लेकिन आज न्यू कमर अपने पास आ गए, उसके लिए मैं जरा मेरा अल्कोहल रिलेटेड डिपेंडेंसी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया, ओल्ड हैबिट्स फॉल्स बिलीव्स के ऊपर कम स्ट्रेस किया। आप लोगों ने शांति से सुन के लिया। राजेश भैया पेशेंटली मुझे 2 हफ्ते से फॉलो अप करते लिए। थैंक यू सो मच राजेश over there for me and putting that trust on me. I hope I've been able to give justice to the topic. Thank you so much guys. Over to the chairman Rijik. Thank you so much. Thank you.